प्रथम प्रश्न हमारा यही बनेगा कि आखिर हम लोग इतिहास को क्यों पढ़ते हैं या क्यों सजो के रखते हैं अपनी स्मृतियों में। बताइए। वैसे तो इतिहास एक हमारे बीच में एकता खंडित करने का शस्त्र या हथियार बना हुआ है वर्तमान में, जी श्रीमान तो जी। फिर हम लोग इसको क्यों रखेंगे। श्रीमान जी, प्राचीन सभ्यता, प्राचीन स्मारकता। देखिए, पहले तो इतिहास का मतलब समझना है। इतिहास का जी मतलब है यथार्थ, सत्य की घटनाओं का वर्णन या जी श्रीमान। वास्तविक घटनाओं का वर्णन, वास्तविक घटनाओं का सत्य वर्णन, वर्णन। झूठा कुछ नहीं, सत्य वर्णन। अब हम लोग इसको क्यों रखते, क्यों पढ़ते हैं, क्यों रखते हैं बना के या तैयार करके इतिहास को। हम लोगों को इतिहास से क्यों जुड़ा रहना चाहिए, इतिहास का ज्ञान हम लोगों को क्यों होना चाहिए। इतिहास से हम लोगों को जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जो इतिहास में जो पुराने चीजें हो चुकी हैं, हमारे इस उनकी जानकारी के लिए हमको अपने, जैसे इतिहास में पुराने पूर्वज मुगल जो है, राजा महाराजा जो चीज कर चुके हैं, तो हम लोग जुड़े रहेंगे तो उनकी जानकारी हमको प्राप्त होती रहेगी। इसलिए हमको जुड़ना चाहिए इतिहास से। जानकारी से थोड़ी जुड़ते हैं लोग, जानकारी का कुछ विशेष बात बताइए इतिहास के बारे में कि हमको क्यों याद रखना चाहिए इतिहास को। अब इतिहास में तो गुरु जी बहुत कुछ हुआ है। जैसे आप देखेंगे तो अकबर की लड़ाई हुई है, चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन है, अरे और इसलिए सिंधु थोड़ी याद रखना चाहिए एक लाइन में। जैसे कि इतिहास में जो अतीत, पहले तो इतिहास अतीत की घटनाओं का वास्तविक अध्ययन है, लेकिन जो इतिहास हमारा अतीत की घटनाओं का अध्ययन करके वास्तविक वो वर्तमान समय में या वर्तमान जीवन को आकार देता है कि पिछले हमारी गुरुजी सभ्यता कैसी थी। हाँ गुरुजी आज बताइए। नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन नहीं दिया गुरुजी की क्लास चालू हो गया। गुरुजी ऐसा क्यों? क्यों नहीं दिया है नोटिफिकेशन, रोज डेली देते थोड़ी है कि नोटिफिकेशन की क्लास चालू हो गया। कोई बात नहीं है, आप आ तो गए हैं, नोटिफिकेशन है। नहीं नहीं, देखिए नोटिफिकेशन कुछ नहीं दिया जाता है। आप पर डे 5:30 बजे ही तैयार रहा करें। यदि कोई प्रॉब्लम हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो जाती है तो फिर आपको समय बता दिया जाता है कि आज समय 6 बजे होगी या आज क्लास 7 बजे होगी। नहीं तो अपना तैयार रहना है, बिल्कुल 5:30 पर निरंतर क्लास होगी। यदि कोई बता नहीं, अब मैं समस्या नहीं आती है। कई बार मैं देखता हूँ गुरुजी, जैसे जो ब्राह्मण वगैरह जो कर्मकांड करते हैं वो फोन कर देते हैं आपके पास, गुरुजी आज फलाने तो छुट्टी कर दीजिए, तो आप भी छुट्टी दे देते हैं गुरुजी, और हम लोग वेट करते नहीं रहते हैं नहीं गुरुजी। ऐसा नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको थोड़ा भ्रम है। किसी भी ब्राह्मण लोगों के कहने पर मैंने कभी छुट्टी नहीं की। क्या है कि एक लोग के समय खराब से या सब व्यस्त होने से हम 5 लोग या 10 लोगों का थोड़ी नुकसान करेंगे। वो ठीक है, बाद में रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, बाकी 1 घंटा हमारा जो 5 7 10 लोग इंतजार कर रहे हैं। और बाकी रहते तो काफी लोग हैं रिटर्न क्लास में, लेकिन जुड़ते कम है। सभी लोग अपना उसी से काम चला रहे हैं रिकॉर्डिंग देख देख के। नमो नमः गुरु। नमो नमः। बताइए। ठीक है। तो हम लोगों को इतिहास से अतीत की घटनाओं का वास्तविक अध्ययन करके वर्तमान की चीजों को आकार दे देना है कि हमारी जो नीतियां रही, जो युद्ध रहा, जो हमारी संस्कृति रही, ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे सफल रही, कहाँ कहाँ विफल रही, उसके आधार पर हम लोगों को वर्तमान और भविष्य के समय को आकार देना। ये है इतिहास का हमारा। कोई बोल दे कि ये तो आपकी लड़ाई का कारण बना हुआ है, या आपका इतिहास बीच में दो समुदायों के या दो धर्म के बीच में एकता खत्म करने का या अलगाव पैदा करने का विषय है, तो ये बिल्कुल नहीं। कभी भी किसी चीज में सकारात्मक पक्ष को देखना है, नकारात्मक को नहीं देखना है। अब हम लोगों को देखना है कि हम लोग पढ़ेंगे क्या। हमारे पास लगभग लगभग होना चाहिए, मुझे लगता है 20 टॉपिक। हाँ ऐसे ही गिनती कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो 20 टॉपिक के हिसाब से हमारी क्लास चलेंगी।
लगभग 20 टॉपिक नहीं होना, 10 टॉपिक होना चाहिए, 20 दिन क्लास होगी। एक दिन एक टॉपिक होगा, दूसरे दिन या उसी दिन छोटा टॉपिक हो तो उसी दिन टॉपिक हुआ, उसी दिन एमसीक्यू हो गए। यदि टॉपिक बड़ा है तो एक दिन थ्योरी हुई, दूसरे दिन एमसीक्यू हुआ। 20 दिन में हमारा कंप्लीट। और फिर इसके आने वाले विषय हैं वो बिल्कुल साधारण है, ज्यादा बड़े नहीं है, छोटी छोटी जानकारियां, छोटे छोटे हम लोग दिसंबर तक कंप्लीट कर लेंगे। जी गुरु जी, प्राचीन भारत इतिहास में है, क्या भूगोल है गुरु जी, खेल कूद है, ये सब होगा। नहीं नहीं नहीं, इसमें भूगोल है, छोटी चीजें हैं, पार्टी अच्छा जैसे लोग। अर्थव्यवस्था है, ये थोड़ा सा है, 5 दिन में हो जाएगा। पर्यावरण है, ये 5 से 7 दिन में, सभी मतलब 5 से 10 दिन, 5 से 7 दिन वाले विषय है। केवल ये मुख्य थे जो हमारे एक एक महीने 25 दिन 20 दिन वाले थे, जिनकी समझ हमको जरूरी होना चाहिए। सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ेंगे हम लोग अपने वर्तमान समय से लगभग 3500 वर्ष पूर्व। इसमें हम लोग प्रमुख नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, इसके और भी अलावा है। धीरे धीरे सब नगर योजना, नाली, मकान, व्यापार, धर्म और कला के अतीत समय का ये पतन होने का कारण जानेंगे कि आखिर सभ्यता कहाँ से प्रफुल्लित होती है और कहाँ पर कैसे पतन का कारण बनता है किसी सभ्यता का। वैदिक काल में हम लोग ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक समाज में अंतर समझेंगे, कैसे कैसे हमारे लोगों में कैसे कैसे हम लोगों ने कौन कौन सी नीतियां या कौन कौन से परंपराएं कैसे वैदिक युग में बहुत अच्छी थी मानव समाज के लिए, उत्तर वैदिक युग में कैसे कुछ निजी सब परंपराएं चालू हो गई। अर्थव्यवस्था, धर्म, समाज, शिक्षा प्रणाली और युद्ध प्रणाली, वेद, उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ, ये इतिहास में हम लोग थोड़े ग्रंथों की जानकारी केवल मूल लेंगे कि कौन ग्रंथ है, कौन उनके रचयिता है। महाजनपद और मगध साम्राज्य का उदय। मगध साम्राज्य जानते हो, 16 महाजनपद थे। 16 जी गुरु महाजनपद जी, में धनानंद वाला। सबसे जो पावरफुल या शक्तिशाली साम्राज्य हुआ वो बिंबिसार अजातशत्रु महापद्म इनका था। जैन बौद्ध धर्म का उदय और सिद्धांत कहाँ शुरू हुए, आपके महाजनपद काल में। यहाँ पर जैसे ही जैन धर्म है तो मौर्य साम्राज्य इसका सबसे बड़ा मानने वाला बनेगा। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, इसी में से एक साम्राज्य के राजा कोई जैन धर्म अपनाएगा, कोई बौद्ध धर्म अपनाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जैन का करेंगे, अशोक बौद्ध का करेंगे। प्रशासन देखना है, धम्म नीति और अर्थशास्त्र पतन के कारण। सभी साम्राज्य कैसे अपने ऊंचाई के नए शिखर तक पहुंचे हो, कैसे फिर इनका पतन का कारण बना, ये देखना हमको। उत्तर मौर्य काल जिसको बोलते हैं उसको गुप्त काल बोलते हैं, जिसको भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। हम लोग धीरे धीरे शक, सातवाहन, कुषाण ये देखेंगे। कुषाणों का हमारे यहाँ पर सोने के सिक्के चलाने को श्रेय जाता है। जो सोने के सिक्कों की शुरुआत है वो कुषाणों के द्वारा। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है इस वजह से नहीं ये सोने के सिक्के चलाएंगे। सोने के सिक्के के साथ साथ भारतीय सभ्यता, सनातन संस्कृति अपने सबसे उच्च शिखर तक होगी गुप्त काल। कला, साहित्य, विज्ञान, प्रशासन की ये सर्वोत्कृष्ट होगा। प्राचीन विश्वविद्यालय हम लोग नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला। ईमानदारी से बताइए तीनों को किसको पता था विक्रमशिला? दो तो सभी को लगभग पता होंगे, नालंदा और तक्षशिला। ये तो नालंदा में विक्रमशिला सबको पता है मतलब गुरु जी। नहीं, तक्षशिला पता होगा, ये वर्तमान में तो ठीक है पाकिस्तान में है, लेकिन तक्षशिला नालंदा होगा ये नहीं सुना होगा। विक्रमशिला का नहीं पता श्रीमान जी। इसके बारे पाल में जानकारी साम्राज्य नहीं। द्वारा, पाल राजाओं द्वारा बनवाया गया था। भारतीय शिक्षा प्रणाली व संस्कृति, ये हम लोगों को प्राचीन से पूरा ज्ञान अर्जित करना है। फिर यहाँ से घुसेंगे हम लोग मध्यकालीन भारत में, दिल्ली सल्तनत। वैसे तो 7वीं सदी में इस्लाम का प्रवेश होता है भारत में, लेकिन जो आधिकारिक तौर पर हम लोग मानेंगे सत्ता स्थापित होती है वो 1206। गुलाम वंश, लोधी वंश तक अलग अलग वंशों का चलता रहा राज्य हमारे यहाँ पर। प्रशासन, धर्म, नीति, स्थापक, यहाँ पर हमारी मिश्रित संस्कृति का जन्म होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को धर्म नीति क्या रहेगी, क्योंकि यहाँ से धर्म निरपेक्ष की जो भावना है वो यहीं से निकलती है। यहाँ का जो सर्वश्रेष्ठ बड़ा धर्म था वो अब गुलामी के उसमें आ गया है, और एक बाहरी या प्रवासी धर्म हमारे यहाँ पर
सत्ता पर स्थापित हो गया है। तो कैसे सामंजस्य बैठेगा इन धर्मों का, ये देखेंगे। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक एक प्रमुख शासक हैं हमारे। यहीं पर भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन शुरू होता है। संत कबीर, गुरु नानक, मीराबाई, नामदेव और चैतन्य महाप्रभु कहाँ के थे? किसी को नहीं पता चैतन्य? ऐसी चैतन्य स्थिति में महाप्रभु गुरु जी, हाँ, चैतन्य महाप्रभु के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी तो नहीं है, मगर थोड़ा सा नाम हम तो सुने इनका। श्रीमान जी शायद दक्षिण भारत से थे। बहुत अच्छा। क्या तुक्का लगा रहे हो? बंगाल से थे। अच्छा, बंगाल। सामाजिक सुधार, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो अभी सभी धर्म के लोग यहाँ पर जाते हैं, ये हमारे सामाजिक सौहार्द का प्रतीक है। नवाजुद्दीन औलिया, इनके बारे में अब सामाजिक सुधार देखेंगे हम लोग। मुगल साम्राज्य 1526 से 1760, बाबर से औरंगजेब का प्रशासन, नवरत्न कला संस्कृति, अकबर की धार्मिक नीति, 16 एक कुल, मुगल चित्रकला, स्थापत्य कला, ताजमहल, लाल किला, मराठा साम्राज्य और शिवाजी महाराज, ये भी पढ़ना है। पिछली बार हम लोगों ने थोड़ा संक्षेप में पढ़ा था, इस बार हम लोग विस्तृत पढ़ेंगे। पिछली बार समय कम था, इस बार समय हमारे पास पर्याप्त है। इतिहास को इसलिए अच्छी तरह पढ़ना हमको जरूरी है क्योंकि 8 से 10 प्रश्न यहाँ से निकलेंगे। आपको 4 विषय कंप्लीट करवा दिए गए, तो आप फर्स्ट पेपर की टेंशन से फ्री होकर अपने सेकंड पर ज्यादा फिर दिमाग या ध्यान केंद्रित करेंगे। शासन प्रणाली, अस्थायी स्वतंत्र राज्य, पेशवा, मराठा तंत्र, ये अपने अपने वो कर लीजिए, माइक ऑफ कर लो, यहाँ पर वो आ रही है। अब आएंगे हम लोग आधुनिक भारत पर। आधुनिक भारत में क्या पढ़ना है हमको? यूरोपीय शक्तियों का आगमन, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, ईस्ट इंडिया का प्रशासन हमारे भारत में कैसे स्थापित होता है, जब ये 4 शक्तियां एक से बढ़कर एक हमारे यहाँ पर प्रवेश करी थी। फिर केवल ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों बची, इनके द्वारा कुछ अपनी बराबर शक्ति के बीच में युद्ध देख लेंगे, क्योंकि पिछली बार एक फ्रांस और इंग्लैंड का, ब्रिटिश का पूछा था उन लोगों ने। तो आरटीजीएसयू का स्तर कितना गिर सकता है, इसका अनुमान नहीं लगाना है, आपको सीधे ईमानदारी से अच्छी तरह से गहराई से पढ़ना है। जब ए आएगा कि नहीं आएगा, अभी 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट आरटीजीएसयू में पूछे जाने वाले प्रश्न, और वो 50 में से आएंगे एक भी नहीं। इस पर नहीं अब हम लोगों को देखना। ब्रिटिश शासन और सुधार आंदोलन, सामाजिक सांस्कृतिक सुधार, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जीतूबा फूले, इनकी इंटरव्यू में बहुत जरूरत पड़ती है यदि इनके विचारों को हम लोग पढ़ेंगे। महिला शिक्षा व बाल विवाह का विरोध, यहाँ से होता है मुख्य। 1897 का विद्रोह, कारण, प्रमुख नेता और परिणाम क्या हुआ था। राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से कांग्रेस की स्थापना से 1947, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यदि आप लोगों को थोड़ा ध्यान या समझ रखते हो, तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और वर्तमान की कांग्रेस में इसमें अंतर क्या है? श्रीमान जी, उस समय देश भावना कम थी और इस समय देश भावना ज्यादा है। बहुत बढ़िया प्रभु, अच्छी विचार है आपके। उस समय देश भावना कम थी, इस समय ज्यादा है देश भावना। तब तो क्या है ऐसा नहीं बोला, मतलब श्रीमान जी उसमें सौहार्द और मतलब सहानुभूति कुछ ज्यादा थी, पर वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, देखिए, जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उस समय एक संगठन था भारतीय नागरिकों का, जो भारत देश को अंग्रेजों के चुंगल से आजाद करवाने का
एक विशेष नीति और विशेष रास्ते पर कार्य करता था। तो आज जो कांग्रेस है वो एक राजनीतिक दल है, ठीक है, जो चुनाव से लेकर सत्ता की शक्ति तक स्थापित होने का मार्ग प्रशस्त या रास्ता देखती है। उस समय कांग्रेस थी वो आजादी के लिए एक संगठन, लेकिन क्या है कि पहले की कांग्रेस को वर्तमान की कांग्रेस में मिला देते हैं और फिर लोग दोषारोपण करते हैं। तो याद रखना, जब तक आजाद हुआ है, जब तक हमारे लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ईश्वर से भी ज्यादा है बढ़ के। उसकी तुलना उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वर्तमान से मत किया करो कि वर्तमान में भले ही आपकी विचारधारा इससे मेल ना खाती हो। तो एक पार्टी है, वो एक समूह था, संगठन था भारत को आजाद कराने का। नरम और गरम दल, उग्र दल, इसी में कुछ अच्छे नेता हुए जो अहिंसा के तौर पर आजादी लेंगे, और कुछ उत्पाती हुए नए युवक जो लड़ाई दंगे करके और जबरदस्ती छीन के लेंगे। स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीनों आंदोलन देखेंगे। गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस की भूमिका देखेंगे। जो हम लोग अभी वर्तमान में योजनाओं का लाभ लेते हैं ना, उसमें मुख्य देन किसकी होगी? कि जो एमपी से हो तो उसको कुछ महिलाओं को सपोर्ट मिल रहा है, कुछ अन्य राज्यों से हो तो उनको कुछ अलग तरीके से सीधे हस्तांतरण हो रहे हैं पैसे। ये किसकी देन होगी बताइए? गांधी ने, सुभाष चंद्र या नेहरू, किसकी होगी देन? सुभाष चंद्र बोस। मगर ये दो लोग तो आपके दुश्मन हैं, क्योंकि इसको वर्तमान में आपकी विचारधारा से मेल नहीं खाते। अभी आप लोग जो मजे ले रहे हो ना, ये पूरी देन जवाहरलाल नेहरू की है। जो समाजवादी सिद्धांत डाले गए हैं संविधान में, वो इनकी देन है। यदि ये उस समय के नवयुवक और चाइना और रूस का ये अध्ययन न किए होते, वो समाजवाद का हमारे यहाँ तत्वों को ना शामिल किया गया होता। तो ये कल्याणकारी योजना है ना, ये कोई जवाबदेही नहीं रहती सरकार की। और साथ में श्रीमान जी महात्मा गांधी भी। नहीं, महात्मा गांधी क्या होता है कि महात्मा गांधी की एक अलग भूमिका है, भारत की स्वतंत्रता और विभाजन। उस समय नए नए नेता थे, बाहर का अध्ययन कर रहे थे कि क्या क्या हमारी भारत की परिस्थिति में शामिल होना चाहिए आने वाले समय में भारत की जनता के लिए प्रासंगिक हो। भारत छोड़ो आंदोलन। संविधान का निर्माण कब हुआ? 26 जनवरी 1950। यही तो है घबराहट। कब हुआ निर्माण? कब हुआ? 26 जनवरी 1950 ये लागू हुआ, ठीक है। 1948। ये देखिए, बहुत बढ़िया प्रभु। श्रीमान जी 1949। 1949 कब? डेट क्या है? 14 जनवरी 1949। ये देखिए, बड़ी स्थिति घातक। 26 नवंबर 1949। स्वतंत्र भारत की चुनौतियां, थोड़ा इसको पढ़ रिवाइज करो। इतनी बुरी स्थिति हो गई है एक बार में। अभी 6 दिन में रिवाइज करवाए नहीं हुए, 5 दिन। धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास देखेंगे, जिसमें भारत सभी धर्मों का विकास, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, इस्लाम, ईसाई धर्म का भारत में विस्तार कैसे होता है। भारतीय संस्कृति, त्योहार, स्थापत्य, संगीत, चित्रकला, ये तो हम लोग पढ़ के आए। धर्म और नैतिकता का इतिहास में योगदान, ये थोड़ा समझेंगे। धार्मिक सहिष्णुता और एकता के उदाहरण क्या है, ये देखना जरूरी है। भारत स्वतंत्रता सेनानी, इनसे पढ़ेंगे। भारत में जो अभी हम लोग हैं, वो स्वतंत्रता सेनानियों से क्या प्रेरणा लेंगे? राष्ट्रीय प्रतीक, स्मारक और ऐतिहासिक स्थल बताओ जल्दी से। ऐतिहासिक आंदोलन और उनका महत्व, भारत की रक्षा और स्वतंत्रता से जुड़े घटनाक्रम बताइए।
आपने इतिहास पढ़ा होगा, आपको स्वतंत्रता सेनानियों से क्या शिक्षा मिलती? बोलिए जल्दी से। स्वतंत्रता सर्वे सेनानियों से हमको ये शिक्षा मिलती है गुरु जी कि अपने देश के लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया, तो हमको भी करना चाहिए। यही उनसे शिक्षा और थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि भाई उन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया। तो कह सकते हैं, अब किस हिसाब से इसको व्यक्त करें अब हम भी नहीं समझ पा रहे। नहीं समझ पा रहे हैं ना? देखिए, स्वतंत्रता सेनानियों से हमें राष्ट्रीय देशभक्ति और त्याग जैसी भावना की प्रेरणा मिलती है कि देशभक्ति के लिए अपना सब कुछ निछावर हो या त्याग कैसे किया जाता है, वो हम लोगों को स्वतंत्रता सेनानियों से सीख मिलती है। तो क्या मिलता है स्वतंत्रता सेनानियों से हमारे? देशभक्ति, देशभक्ति। स्वतंत्रता और त्याग। देशभक्ति, स्वतंत्रता नहीं, देशभक्ति और त्याग देशभक्ति और त्याग हमको मिलता है। मिलता नहीं है, जैसी भावना, अच्छा, भावना हमको मतलब अंदर से प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा उन्होंने मिलती है। अपने देश के लिए इतना देशभक्ति और त्याग किया, बलिदान किया, यही हमें एक प्रेरणा मिलती देशभक्ति का मतलब ये है कि अपने देश के लिए सब कुछ निछावर कैसे किया जाता है, अपना घर परिवार सुख सुविधाएं, अपने प्राणों की आहुति, ये उनसे सीखने के लिए मिला है। तो उनसे क्या मिला हमको? देशभक्ति और त्याग की प्रेरणा। ऐसी यदि कोई चर्चाएं करे ना, ऐसे ही चर्चाओं में लोग इंटरव्यू के में प्रबुद्ध होते हैं, समझ गए हो ना? लेकिन आप लोगों का एक मतलब रहता है कि हमें परीक्षा में पास होना है, और जिस दिन से आप लोगों को ये रहने गुरुजी। परीक्षा गुरुजी कुछ नहीं है, परीक्षा तो LKG का पेपर है, मेन इंटरव्यू है। इंटरव्यू में गुरुजी 5-5 बार लोग आके बैठे हुए हैं बेचारे, कहते हैं हम सब कुछ सुनाया है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कहाँ फेल हो जाते हैं। क्योंकि कारण क्या है, उनके पास शब्द नहीं है गुरुजी, भंडार नहीं है, बोल नहीं पा रहे हैं वो। तो अब कब बोलेंगे? जब ऐसी क्लासे में बैठ के अच्छी तरह चर्चा करेंगे कि आखिर इतिहास होता क्या है। बस गुरुजी श्रवण मंगलम करते हैं, श्रवण मंगलम श्रवण मंगलम, गणेश जी की तरह बैठ जाते हैं, बस सुनते रहते हैं, बस चले जाते हैं। और वर्तमान में चुनौती इंटरव्यू वालों को उन्हीं के लिए फंस रही है। यदि वास्तव में नियम लागू कर दिए जाए ना, तो जितने लोग क्वालिफाई हुए हैं उसमें से 10 सेलेक्ट हों कुल। यदि हम लोगों को जैसे टीचर बैठा दिए जाए। हमने देखा गुरुजी इंटरव्यू में, अभी हम एक व्यक्ति से बात किए थे, परसों गए BHU में गुरुजी, वो कह रहे हैं हम 4 बार पे इंटरव्यू दिया है भैया, 4 बार हम फेल गए, हमको ये नहीं समझ में आ रहा फेल कहाँ से कर देते हैं। हम सब कुछ सुना देते हैं, सब कुछ बता जाते हैं, मगर पता नहीं लास्ट में ये पता चलता है कि हमारा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। तो हमने कहा अभी आपके अंदर बहुत कमजोरी है, आप अपने आप को थोड़ा मोटिवेशन करिए और अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। हमने कहा दुबले पतले हैं इसलिए आपको फेल कर दीजिए आ रहा है। बिल्कुल सही है, दुबले पतले हैं। गुरुजी पता गुरुजी चल रहा है। पर्सनालिटी विशेष है, वहाँ पर्सनालिटी बहुत देखते हैं, आप देखने में ठीक ठाक फिट फाट होना चाहिए गुरुजी। पिछली बार ये देखा है हमने, पिछली बार ही महसूस किया है कि वहाँ पर थोड़ा पर्सनालिटी भी है। जो हमारे यहाँ पर इंटरव्यू को वो लेता है ना एंट्री, तो उसका सबसे पहले हम फोटो मंगाते हैं कि पहले अपना फोटो भेजो हमको, जब देते हैं हम उसको इंटरव्यू की, क्योंकि हमको देखना चाहिए इसका स्वरूप लग रहा है ये नेतृत्व वाला का लग रहा है। गुरुजी वो ये देखता है कि आप इंटरव्यू लायक है कि नहीं। अब आप हम मेढक की तरह बैठ गए तो निकाल के 5 किलो की बाहर, तो वो कहता है कि क्या करेंगे यहाँ के, घंटे थोड़ी हलाना है, बहुत काम करना है गुरुजी। अरे वहाँ पर एक आपका प्रभावशाली व्यक्तित्व दिखना चाहिए चेहरे पर, बैठने का कि हाँ आपका कला, उठने का कला, बोलने का कला, सब देखते हैं, सबके नंबर मिलते हैं गुरुजी वहाँ। ये तो साधारण चीजें हैं, लेकिन हम लोगों को समझ नहीं आती। चलिए ठीक है, समय हुआ हमारा, कल से हम लोग शुरुआत कर देंगे। और मैंने एक रियायत किया है कि हम लोग मई जून जुलाई की करंट अफेयर पढ़े हुए हैं, तो लगातार इनको एक दिन में क्लासों में या 2 दिन में क्लासों में निरंतर लेंगे, मई जून जुलाई। तो हमारा ये पिछले का अप्रैल से मई जून जुलाई कवर हो जाएगा, और ये फिर नवंबर दिसंबर में हम लोग रिवाइज कर लेंगे पिछले महीने का करंट पूरा। क्योंकि देखिए सब कुछ है किसमें, रिवाइज करने में। यदि आप पुनरावृत्ति नहीं कर रहे हैं किसी, देखिए अभी एक साधारण प्रश्न, संविधान का निर्माण कब हुआ, तो उसमें कोई 14 जनवरी, कोई 26 जनवरी ये बता रहा है। उस हर इसलिए मैं कई बार समझाता हूँ कि सुना करो पहले प्रश्नों को अच्छी तरह। और कोई 48 बता रहा है,
तो वैसे ना बताएं, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ईमानदारी से पुनरावृत्ति। अब सभी को, जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं, सभी को जय हिंद। अब हमारी क्लास यहाँ समाप्त।